समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा और बात करेंगे पीएम मोदी आज उत्तराखंड को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत पीएम 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के विकास के लिए पहाड़ की जनता को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया जाएगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हरिद्वार में भी जगजीतपुर और सराय स्थित 3 ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण सुबह 11 बजे करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि इन परियोजनाओं का शुभारंभ नमामि गंगे मिशन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये गर्व का विषय है कि उत्तराखंड में गंगा को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने वाले सभी 30 प्रोजेक्ट्स अब पूरे हो चुके हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायकों के साथ ही जनता भी शिरकत करेगी। ये हरिद्वार में जो जिन योजनाओं का लोकार्पण होना है उसमें 68 MLD STP नया निर्मित हुआ जगजीतपुर में इसका लोकार्पण होना है। इसके अलावा 27 MLD जगजीतपुर और 18 MLD सराय जो पुराने STP प्लांट है उनके अपग्रेडेशन कार्यों का लोकार्पण किया जाता है। क्योंकि शहर की जो सीवेज व्यवस्था के जो जितना भी सीवेज जनरेट होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए ये सुचारू रहेंगे और शहर में किसी प्रकार का सीवेज गंगा तक प्रभावित नहीं होगा। इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गंगा को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। साथ ही हरिद्वार और आसपास के इलाकों का सभी सीवरेज लिक्विड वेस्ट इन ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोसेस कर शुद्ध जल को खेती के इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। हरिद्वार के आसपास के जो इलाके हैं और जो हमारा लिक्विड वेस्ट था बिना ट्रीट किए हुए गंगा जी में सीधे गिर रहा था, तो वो अब सीधे गंगा जी में न गिर करके इन STPs पर आएगा। यहाँ प्रोसेस होगा, ट्रीटेड वाटर होगा, उसका रीयूज एग्रीकल्चर में होगा, वो सीधे गंगा जी में भी नहीं जाएगा। और अभी तक लिक्विड वेस्ट सीधे गंगा में गिरता था, लेकिन अब ये प्लांट शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए सुचारू रहेंगे और गंगा के साथ ही दूसरी नदियां प्रदूषित होने से बचाई जा सकेंगी। ये ट्रीटमेंट प्लांट नवनिर्मित तकनीक से बनाए गए हैं। आशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, हरिद्वार। और क्या है ट्रीटमेंट के लोकार्पण कार्यक्रम और ट्रीटमेंट प्लांट से कितना होगा फायदा, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा प्लांट का लोकार्पण। हरिद्वार और जगजीतपुर में होगा ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण। सुबह 11 बजे प्लांट का लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। नमामि गंगे योजना के तहत बनाए गए हैं STP प्लांट 68, 27 और 18 MLD के प्लांट का लोकार्पण होगा। प्लांट में सीवरेज वेस्ट का ट्रीटमेंट होगा और प्रोसेस कर पानी को खेती में इस्तेमाल किया जाएगा। हरिद्वार में STP प्लांट की पहले क्षमता कम थी। क्षमता कम के चलते गंगा लगातार प्रदूषित हो रही थी। तो आज बड़ी सौगात मिलने वाली है उत्तराखंड को। उसी को देखते हुए 6 मेगा प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज का दिन बेहद ही खास है उत्तराखंड वासियों के लिए, क्योंकि आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। संवाददाता आशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशु, अगर बात करें इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी? काफी महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस वजह से ही गंगा को स्वच्छ करने में काफी भूमिका निभाई गई है। और साथ ही साथ जो पानी की समस्या होती थी आसपास के क्षेत्र में, इसी पानी से ही उसी अशुद्ध पानी को फिल्टर वाटर करके उसके साथ साथ उसमें खेती के लिए भी इसको यूज किया जाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता काफी कम थी और इस क्षमता को बढ़ाया गया था। और साथ ही इसी के पास जो जगदीशपुर में बना है एक अलग ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया गया है। उसमें काफी भारी मात्रा में जो वेस्टेज पानी है उसको फिल्टर किया जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण ये ट्रीटमेंट प्लांट है। इसके साथ ही एक सराय में भी बड़ी क्षमता वाला एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, उसका भी इसमें लोकार्पण किया जाएगा। और आने वाले समय में इससे जो गंगा में जो गंदा पानी जाता था, वो भी भारी मात्रा में जो गंगा में जाता था वो भी नहीं जा सकेगा और इससे गंगा भी स्वच्छ नजर आएगी। तो 11 सवा 11 बजे के करीब इसका प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकार्पण करेंगे और इसको देखते हुए जो पूरी तरह से वहाँ तैयारी की गई है वो भी सुचारू रूप से कर ली गई है। जी आशु, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज IMA देहरादून में बनने वाली 2 टनल का वर्चुअल शिलान्यास किया है।
शिलान्यास आईएम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में किया गया है। इस कार्यक्रम में सीडीएस विपिन रावत भी शामिल रहे। आईएम में इन 2 अंडरपास के लिए केंद्र सरकार से 45 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। आईएमए में 2 अंडरपास बनाए जाएंगे, एक टनल जाने और दूसरे आने के लिए होंगे। परेड के दौरान आईएमए में सुरक्षा के नजरिए से इस टनल को भी काफी अहम माना जा रहा है। आईएम में बनने वाली अंडरपास टनल 2 सालों में बनकर तैयार हो जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि अंडरपास बन जाने के बाद से आवाजाही की सभी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि NH 72 पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन सचमुच 40 वर्षों तक इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के बारे में मैं जानता हूं कि इसकी एक साख, इसकी विश्वसनीयता, इसकी क्रेडिबिलिटी दुनिया के जो मानी जानी एकेडमी हैं उनमें से एक एकेडमी हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और वहां पर कैडेट्स की सुविधाओं को ध्यान में रखकर 2 अंडरपासेस बनाने थे और 40 वर्षों का समय गुजर गया। लेकिन इस अंडरपासेस के बन जाने के कारण मैं समझता हूं कि यह जो कठिनाई पैदा होती थी अब आगे यह कठिनाई नहीं होने वाली है। और आज के हमारे ये ट्रेनिंग जो कैडेट्स हैं वह सचमुच हमारे भविष्य के वैरियर हैं। और मुझे जानकारी है कि आईएमए देहरादून से बहुत सारे ऐसे कैडेट्स निकले हैं जिन्होंने कि जब भी जरूरत पड़ी है तो अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, 4 धाम यात्रियों को मिली है बड़ी राहत। यात्रा पर अब नहीं देनी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। बिना रिपोर्ट देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण। हेलीकॉप्टर कंपनियों को भी जारी किए गए हैं निर्देश। कोरोना लक्षण पाए जाने पर नहीं मिलेगी एंट्री। बड़ी खबर है इस वक्त की, 4 धाम यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि अब यहां पर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं देनी होगी। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर कंपनियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे उसको देखते हुए अब यहां पर बड़ी राहत दी गई है। 4 धाम यात्रियों को बिना रिपोर्ट देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण और कोरोना लक्षण पाए जाने पर एंट्री नहीं मिलेगी। खतरे को देखते हुए यहां पर ये बातें जो है वो सामने निकल कर आई हैं। दरअसल 4 धाम यात्रियों की अगर बात करें तो उनके लिए ये राहत भरी खबर सामने आई है। संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें तो 4 धाम यात्रियों के लिए ये बड़ी राहत की खबर। तो बिना रिपोर्ट देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण और साथ ही यहां पर अगर कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो प्रवेश नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि लगातार जो खतरा है वो भी बढ़ रहा है। उसको देखते हुए तमाम बातें सामने निकल कर आई हैं। यहां पे हर तरफ से एहतियात बरती जा रही है, लेकिन अब यात्रियों को नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखानी होगी। बड़ी खबर है, 4 धाम यात्रियों के लिए राहत भरी खबर यहां पर है, क्योंकि इससे पहले रिपोर्ट दिखानी होती थी, लेकिन अब नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं दिखाना होगा। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए यात्रियों के लिए ये राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि 4 धाम यात्रियों के लिए भी जो नियम बनाए गए थे उन्हें फॉलो करना था, रिपोर्ट दिखानी होती थी, लेकिन अब नेगेटिव रिपोर्ट पे नहीं दिखानी होगी। लेकिन हाँ, अगर सिम्टम्स पाए जाते हैं तो फिर उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों के लिए बंद हुई रोडवेज बसों की सेवा जल्द ही शुरू होने जा रही है। मुख्य सचिव ने रोडवेज बसों के संचालन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए एसओपी भी जारी कर दिए गए हैं। बसों के रोजाना 100 फेरों को मंजूरी दी गई है। बसों के संचालन में कोरोना से बचने के लिए कई एहतियातों को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत हर फेरे से पहले बस को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों और बस ड्राइवर कंडक्टर के लिए फेस मास्क अनिवार्य होगा। यात्रा के लिए आरोग्य सेतु ऐप भी होना जरूरी है। उत्तराखंड आने वाले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें उन्हें अपनी पूरी जानकारी मुहैया करानी होगी। बसों के संचालन की शुरुआत 30 सितंबर को होगी। उस दिन यूपी के लिए बसों की आवाजाही शुरू होगी।
पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद जोशीमठ स्वास्थ्य विभाग की टीम बद्रीनाथ पहुंची और मंदिर के पास ध्यान केंद्र भवन में करीब 34 लोगों के सैंपल लिए गए। आपको बता दें, उमा भारती के कोरोना संक्रमित होने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। इसमें धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल, देव पाठी, रविंद्र भट्ट, विनोद नवानी, दिनेश रावत समेत 34 लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की। साथ ही सभी लोगों के लिए सैंपल भी जिला अस्पताल गोपेश्वर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इनकी जांच रिपोर्ट आने में तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाएंगे। फिलहाल तब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक इन सभी लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। बागेश्वर जिले में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 575 पहुंच गया है और कोरोना महामारी की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने भी जांच तेज कर दी है। बागेश्वर मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग टीमें विभिन्न स्थानों में कैंप लगवाकर लोगों की जाँच कर रही है। टेस्ट कराने में जनता का भी सहयोग मिल रहा है। बाजार में जिन व्यापारियों दुकानदारों की अब तक कोरोना जाँच नहीं हो पाई है, उनकी भी जाँच की जाएगी। उन्होंने लोगों से जांच के लिए आगे आने की अपील भी की है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के निर्देश पर, माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर, एसएम साहब के निर्देश पर कोरोना टेस्ट चल रहा है। तहसील परिसर में कोई भी नागरिक आ रहा है तो उसका जो है कोरोना टेस्ट सैंपलिंग ली जा रही है। ये काम निःशुल्क है, जिसमें स्थानीय लोग काफी सहयोग कर रहे हैं। सब लोग सैंपलिंग कराने में क्या कहते हैं जो है आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये अभी प्रक्रिया जो है अभी लगातार जारी रहेगी ताकि जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है इसको निदान के लिए सैंपलिंग होना बहुत जरूरी है। हरिद्वार में हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भीड़ ने लाठी डंडों से लैस होकर शहर के जाने माने डॉक्टर HK सिंह के भतीजे पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में उन्हें गंभीर चोट भी आई है। दरअसल दिनेश प्रताप सिंह की सड़क पर शराब पी रहे कुछ लोगों के साथ कहासुनी हुई थी। कहासुनी के दौरान तो वो लोग मौके से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद लोगों की भीड़ ने लाठी डंडों के साथ डॉक्टर के घर पर हमला कर दिया। हमलावरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे लोगों की भीड़ हमले के लिए पहुंच रही थी। फिलहाल पुलिस ने रानीपुर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है। ये पूर्व CMS है HK सिंह, इनके भतीजे के साथ मारपीट हुई है। इसके संबंध में कोतवाली रानीपुर में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और जांच जो है वो प्रचलित है। उत्तराखंड की चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में भारत की सीमा चीन की सीमा से लगी है। BRO ने इन सीमाओं को जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बुन लिया है, साथ ही नए पुल भी बनाए जा रहे हैं। चमोली में भी सीमा सड़क संगठन 104.5 मीटर लंबा पुल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुभाई गदेरे पर यह पुल बनने से भारत चीन सीमा पर सेना को पहुंचने में काफ़ी मदद मिलेगी, जिसकी लागत 851.88 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इस पुल के बनने से सेना के वाहनों को आवाजाही में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही मलारी घाटी के कई गांवों के लोगों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। न्यूज स्टेट संवाददाता नितिन सेमवाल ने इस मौके का जायजा लिया। सुरक्षा की दृष्टि से इन पुलों में सफ़र करना कभी कभी काफ़ी खतरनाक भी होता है। हालांकि BRO ने बहुत ही ज़्यादा तकनीक यूज करके इन पुलों का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं लोहे के गार्ड लगाए गए हैं और अब इन पुलों की जगहों पे बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जा रही है और भारत चीन सीमा पर सुगम वाहनों को पहुंचाना या आर्मी के टैंकों को पहुंचाना एक चुनौती जब होती थी, तो उसको दूर करने के लिए भारत या सेना को सुविधा मुहैया कराने के लिए BRO ने कमर कसी है और नए नए पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इन पुलों से स्थानीय वाहन भी गुजरते हैं। इससे आगे अगर बात करें तो लाता गांव, मलारी गांव, गमसाली गांव पड़ता है। उन लोगों को भी इन नए नए पुलों के बनने से काफ़ी फ़ायदा होगा। नितिन सेमवाल, न्यूज स्टेट, मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग।
ब्रेक के बाद बात करेंगे लक्सर के सेठपुर गांव में एक विशालकाय मगरमच्छ घुस आया है, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बच गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो एक गहरे तालाब की तरफ भाग गया। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक विशालकाय मगरमच्छ गाँव की सड़कों पर खुलेआम घूमता दिखाई दे रहा है। फिलहाल मगरमच्छ के गाँव में आने से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार विभाग को मगरमच्छ की सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक वन विभाग मगरमच्छ को पकड़ नहीं पाया। घर के पास यहाँ पे मगरमच्छ रोज आ रहा है और यहाँ पे रोज निकल के पड़ रहा है। वन विभाग इसे पकड़ नहीं पा रहे। वे रोज आ रहे हैं पर वे अंदर चला जाता है मगरमच्छ। पर ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई है कि एक मगरमच्छ देखा जा रहा है, जिसको पकड़ने के लिए टीम द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। अभी भी हम लोग इसको पकड़ने आए थे तो ये पानी में चले गए। पानी काफ़ी गहरा है और तालाब गंदा भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी इसको पकड़ने के लिए हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग में हॉट मिक्स प्लांट का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि हॉट मिक्स प्लांट का संचालन अवैध रूप से हो रहा है और प्लांट संचालक पर ग्रामीणों ने मनमानी करने का आरोप लगाया है। वहीं भारी संख्या में ग्रामीणों ने प्लांट स्थल पर पहुंचे और प्लांट का विरोध किया है। दरअसल केरछाड़ी के आबादी वाले क्षेत्र में हॉट मिक्स प्लांट का हुआ है और ग्रामीणों का कहना है कि ये प्लांट उनकी जानकारी के बगैर लगा हुआ है। ग्रामीण 3 बार खुली बैठक में इसका विरोध कर चुके हैं, विभाग को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन प्लांट का संचालन बंद नहीं हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट में बाहरी व्यक्ति कार्य करने आते हैं। ऐसे में ग्रामीणों में कोरोना महामारी फैलने का भय बना हुआ है। इसके अलावा आबादी क्षेत्र के निकट प्लांट होने से ग्रामीणों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में धूल उड़ने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है, जबकि क्षेत्र के पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। पिछले कुछ दिनों से 1-2 हफ्ते से यहाँ किंजानी गांव में एक प्लांट लगा हुआ है, हॉट मिक्सिंग प्लांट, जो कि यहाँ नीचे पर है। उसका गांव वाले पूरा विरोध कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा प्रदूषण उससे होता है। बाहरी लोग आते हैं जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा होता है। इसके विरोध में गाँव वालों ने कई बार प्रधान को भी लिख के दिया और प्रधान जी ने भी उसका पुरजोर समर्थन करते हुए उसमें साफ मनाही जाहिर की कि प्लांट नहीं लगेगा। 3 बार उन्होंने लिख के दिया, फिर भी उसके बावजूद ठेकेदार ने ज़बरदस्ती करके प्लांट चलाया, कभी दिन में आधा घंटा, कभी पूरे दिन, और कल तो पूरी रात, मतलब आधी रात उन्होंने प्लांट चलाया है। पुलिस में फिजिकल वेरिफिकेशन करने आया था कि लोगों की भावनाएं क्या हैं। एक बार उन्हें भी समझाने का प्रयास किया जाए कि सड़क के लिए धनराशि आ रखी है, हमारे पास 1 करोड़ की धनराशि आ रखी है और ये अगर ये काम नहीं होता है तो ये धनराशि सरेंडर कर दी जाएगी। इसीलिए समझाने के प्रयास जारी हैं और जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें विभाग पूरा प्रयास कर रहा है और आगे जैसे गाँव वालों की सहमति बनेगी उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। देहरादून की डोईवाला में टप्पड़ पुलिस की टीम ने अवैध खनन माफियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने सोंग नदी के पास 4 वाहन और एक ट्रैक्टर को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस को पिछले कई दिनों से सोंग नदी से अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद टप्पड़ चौकी इंचार्ज से अवैध खनन माफियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। पुलिस के मुताबिक खनन माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर अवैध खनन करते हैं। फिलहाल अब देर रात को भी नदियों पर पुलिस की गश्त लगातार रहेगी। सोंग नदी ये फतेहपुर टांडा में हमारा अवैध खनन की सूचना थी, जिस पर हम मौके पर गए तो 3 यूटिलिटी और एक ट्रैक्टर अवैध खनन करते हुए पाया गया था, जिनके खिलाफ अवैध खनन और एमबीएड के अंतर्गत कार्रवाई कर सीज किया गया है। इससे पूर्व में भी कुछ दिन पूर्व भी जाखन नदी में 5 यूटिलिटी और एक ट्रैक्टर का अवैध खनन करते हुए पाया गया था, जिनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है। भविष्य में भी अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई है। चमोली में आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र छड़ी यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुंची। छड़ी को महंत प्रेमगिरी बद्रीनाथ धाम लेकर आए हैं। इस दौरान साधुओं का जत्था भी आया, जिसके बाद पुरोहितों द्वारा पवित्र छड़ी को मंदिर के गर्भगृह में ले जाया गया और भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद पवित्र छड़ी को साधुओं को सौंप दिया गया। पवित्र छड़ी यात्रा की अगुवाई कर रहे महंत प्रेमगिरी के मुताबिक ये परंपरा 2500 साल पुरानी है और इसका निरंतर निर्वहन किया जाता है। उनका कहना है कि कारणवश छड़ी यात्रा चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाई, लेकिन सरकार के प्रयास के बाद छड़ी यात्रा फिर से शुरू हो सकी है। आपको बता दें 12 सितंबर के पवित्र छड़ी यात्रा उत्तराखंड के कई जिलों से होकर गुजरी और 4 धाम की यात्रा पूरी होने के बाद अक्टूबर में इस यात्रा का समापन होगा।
सनातन धर्म के मंदिर थे उनमें जो भी कमी थी, जो भी मूर्ति नहीं थी, उनमें सभी प्रतिष्ठित किया। वही परंपरा आज भी कुछ काल के लिए बंद हो गई थी, लेकिन अभी इस सरकार ने इसको परमिशन दी और उन्होंने गाड़ी घोड़े सब कुछ दिए हैं। सारी पुलिस प्रशासन चल रहा है, एम्बुलेंस चल रही है, सारी ये महात्मा इस वक्त गाइडलाइन के आधार पर चल रहे हैं। थोड़े महात्मा चल रहे हैं, नहीं तो अगले बार तो लगभग कम से कम 1500 महात्मा होंगे। हिमालयी क्षेत्रों में कई औषधि जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, जिनकी खेती करने से लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो सकती है। श्रीनगर गढ़वाल में स्थित हाई एल्यूटेड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया है, जो एक तरफ जड़ी बूटियों की खेती को लोगों के लिए वरदान मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से उगने वाली जड़ी बूटियों के अवैध दोहन पर चिंता जता रहे हैं। आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने प्रदेश में कई ऐसी जगह चिन्हित की है जहां जड़ी बूटियों की खेती करके लोग लाखों की आमदनी कर सकते हैं। जानकारों की माने तो चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में कई ऐसे स्थल हैं जहां ऐसी बेशकीमती जड़ी बूटियां उगाई जा सकती है, जिनकी खेती मैदानी इलाकों में किसी भी तरह संभव नहीं है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिसमें कि अगर सरकार इसका उपयोग करे तो कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। इससे खेती की जा सकती है और जो हमारे आसपास के जंगल हैं उनमें जो जड़ी बूटियां होती है, हजारों किस्म की जड़ी बूटियां होती हैं, लेकिन उसमें लोग उसका दोहन कर लेते हैं, जिससे कि इन जड़ी बूटियों का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाता। हत्ता जड़ी की बात करें, बड़ी महत्वपूर्ण प्रजाति है, उसकी जो है कि बहुत स्थिति खराब है, वो विलुप्त होने की कगार पे बिल्कुल पहुंच चुका है। फोटो फिल्म है, वन ककड़ी जिसको कहते हैं, वो कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज में जो है कारगर है, वो भी जो है विलुप्त की कगार पर पहुंच गया है। अगर हम इनको बचाना है हमने, तो हमें जो है कि कृषिकरण करना अति आवश्यक है। और कृषिकरण के लिए जो है कि तकनीकी सहयोग देने के लिए, जैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, जो है कि ये हमेशा जो है किसानों के बीच में जाकर जो है काम करता आया है और इसके परिणाम लोगों को देखने को भी मिल रहे हैं, लोग कृषिकरण कर रहे हैं। उनको अगर हम कृषिकरण में लाते हैं तो उसकी पहली बात तो ये है कि उसका जो उत्पाद है वो दवाइयों के लिए बनाने के लिए उपलब्ध रहेगा, और दूसरा उससे सबसे बड़ी जो फायदा है वो जो स्थानीय कृषक हैं उन लोगों को उसका एक अच्छा आमदनी का। और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए, खबरें जारी है, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।